हेलो। वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल। मैं रोहन हिमांशु जी आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल लीसो पे। घनघोर अंधेरा। वाह। नमस्कार भाई नितेश जी, राम राम। रवि मेहरा वेरी गुड आफ्टरनून। सुमित्रा जी गुड इवनिंग। अंजू जी वेरी गुड आफ्टरनून। एकदम बढ़िया बच्चे। आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट जो टॉपिक था वो स्क्रीन पे आई थिंक आर्टिकल 16 जो हमने किया था वहां तक थे हम लोग। और इस आर्टिकल 16 में मैंने आपको बताया था कि जो अफसरों की समानता है, बकायदा इसमें जो एक ही कहानी है वो है आरक्षण की। वो आरक्षण की चलती है। आरक्षण का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, और आज जो हम लोग ये जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह को हम लोग देखते हैं कि इन चीजों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरक्षण देने के मामले में क्या सोचती है कि हम किस बेस पे आरक्षण दें। आर्थिक स्थिति अगर किसी की अच्छी नहीं हो तो इस बेस पे दें, या किसी की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाति जाति के आधार पे, उस आधार पे अगर स्थिति नहीं अच्छी हो तो उस आधार पे हम आरक्षण दें। तो सर समझ में यही आया कि जो चीज स्थायी है, जो समय के साथ उसके साथ बनी रहेगी, हम उस बेस पे उसको रिजर्वेशन देंगे। इसलिए जाति के आधार पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है, आर्थिक आधार पे नहीं। लेकिन मोदी जी ने आकर के कहा कि जाति के आधार पे ही हम लोग सिर्फ आरक्षण नहीं देंगे, हम आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दे सकते हैं, और इसके लिए संसद को कोई चीज बाध्य नहीं कर सकती। तो 103वां संविधान संशोधन करके फिर उन्होंने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी प्रोवाइड किए। मेनका जी वेरी गुड आफ्टरनून। फिर हम चलेंगे आर्टिकल 17 पे। आज की कहानी है हमारी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बच्चे लिखा गया है कि असपृश्यता का उन्मूलन होगा, अनटचेबिलिटी। देखो एक चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि भारत के इतिहास में ऐसी कई कहानियां दबी पड़ी हैं जो चीखे मार मार करके आपको और मुझे सुनाना चाहती, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन इतना हमें जरूर समझ में है कि ये जो अनटचेबिलिटी का खेल था वो इतना ज्यादा खराब हुआ करता था, इतना ज्यादा खराब हुआ करता था कि पहले के जमाने में, और खासकर जब पेशवा लोग आए थे, तो पेशवाओं के जमाने में जो अनटचेबल माने जाते थे उनको अपने गले में हांडी लटकानी पड़ती थी, ताकि उनके मुंह से अगर कोई सलाइवा या थूक निकले तो वो जमीन पे ना गिरे, गले में जो हांडी होगी उसमें गिरे। और कमर पे उनको एक झाड़ू लगा करके चलना पड़ता था जो गाउन जैसा होता था। जैसे हॉलीवुड में आपने देखा होगा, अमेरिका जैसे देशों में जब शादी करते हैं तो उनके गाउन बहुत बड़े बड़े होते हैं जो फर्श पे लेट रहे होते हैं। तो इसी तरीके से उनको एक वो पहनना पड़ता था, झाड़ू जैसा कुछ लेना पड़ता था कमरबंद, ताकि जब वो चलें तो उनके जो पाँव के निशान जमीन पे पड़े वो पाँव के निशान जो हैं वो हट जाएं। ये कहा जाता है कि पेशवाओं के टाइम पे शुरू हुआ था जब मराठे आए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पे, पेशवाओं के टाइम पे ही जो मार्केट लगा करती थी, उस मार्केट में अगर किसी अनटचेबल का आना होता था तो उनके लिए उनको पहले ही ढोल नगाड़े जो हैं वो बजा करके आना होता था। जब वो ढोल नगाड़े बजा करके आते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई अनटचेबल आ रहे हैं तो हट जाओ, तो वो वहां से हट जाते थे, ताकि उनका साया, उनकी नजर या उनको देख ना सके। मतलब इतने अनटचेबल थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनटचेबिलिटी का सिस्टम जो है ना कितना खराब था। इवन जो हमारे फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो खुद अपने बचपन में अनटचेबिलिटी को बहुत बार उन्होंने देखा है। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्कूल में टीचर उनसे डाउट नहीं लेता था, और क्लास में एक ही बच्चा होता था जिसको सारे सवाल के आंसर पता हुआ करते थे, लेकिन फिर भी डाउट नहीं लेता था उससे, औरों से लेता था। क्लास में उनको अलग से बिठाया जाता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस चीज से सर हमें अंदाजा लग जाता है कि कितने डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलनी पड़ती होगी। तो आज जब हम लोग कहते हैं कि असपृश्यता या अनटचेबिलिटी, तो मैंने यहाँ पर ये बात साफ लिख दी गई है कि अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म, इन ऑल फॉर्म। यानी आज के टाइम पे डियर जी आप किसी के खिलाफ कोई चुटकुला भी तक नहीं सुना सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार मैंने बोला ये तो मजाक में बोला था, ये भी नहीं बोलना है। इन ऑल फॉर्म मतलब इवन दो यू कैन नॉट क्रैक्स एनी जोक्स।
आपको चुटकुला भी नहीं सुना सकते। अस्पृश्यता को इस हद तक रोका गया है। और अस्पृश्यता हमने बोला है कि राज्य, जो राज्य है होगा ना, उस राज्य को बोला कि बेटा तेरा काम है ये अस्पृश्यता को रोकना। तो राज्य देखिए अस्पृश्यता को रोकेगा कैसे? से इसको रोकने के लिए, उन्मूलन के लिए, खत्म करने के लिए तो सर वो कानून बनाएगा। और ये कानून जो है, इस कानून को हम लोग बोलते हैं आज के टाइम पे SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे हम लोग SCs एंड STs एट्रोसिटीज एक्ट बोलते हैं। कि अगर बेटा कल को कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ बोले ना, तो SC SC एक्ट में बुक किया जाता है, बोलो हाँ या ना। तो बस ये ऐसी चीज है बेटा। बिल्कुल मिलती है अंजू, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल मिलती है ये चीज, मिल ही जाती है, मिलेगी भी, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि जो जाति है लोगों की कारों तक, गाड़ियों तक चिपकी हुई है, उनकी कॉपियों में, किताबों में, बस्तों में, बैग में, जूते में, कपड़ों में, हर चीज में जाति चिपकी हुई है। जिसके अंतरात्मा तक जाति चिपक जाए, आप कैसे मान लेंगे कि वो जाति प्रथा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? तो जो अगली पीढ़ी है, मेरा विश्वास ये है कि वो अगली पीढ़ी बहुत हद तक इसे कम कर देगी। इस पीढ़ी ने, जिस पीढ़ी में आप और हम हैं, इस पीढ़ी ने बहुत हद तक इसको कम कर दिया है, अगली पीढ़ी इसको और कम कर देगी, ये चीज है। खैर जब खत्म होगी होगी, इसमें आप और मेरा सामाजिक रूप से जो योगदान है वो होगा, बाकी खत्म होगा। वो कहते हैं ना, कोई चीज आने आने वो आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 तेरी जान, मतलब वो वाली बात। कैथल वालों की राम राम एक्सेप्ट होगी डियर विट्टू जी। सर अनपढ़ लोग हैं ये सब जो कास्ट की बात करते हैं। डियर नितेश, नहीं ये नहीं कह सकते, पढ़े लिखे लोग कास्ट की बात ज्यादा करते हैं, अनपढ़ लोग तो बहुत कम करते हैं, पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे ज्यादा बात करते हैं। चलो, कहानी आज के टाइम पे ना अनपढ़ की नहीं है, प्रॉब्लम सारी आज के टाइम पे ना पढ़े लिखों की है। उनको लगता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम ज्यादा समझते हैं, तो दिक्कत वहां है। खैर सर, अब आप अंदाजा लगाइए। हाँ जो मैं समझता हूँ, ये जो बूढ़े लोग हैं ना, जब ये जाएंगे ना, आधी से ज्यादा समस्या जो अभी भारत में है ना, वो इन बूढ़े लोगों की, जो हमारे से पिछली पीढ़ी थी ना, जो हमारे मॉम एंड डैड हैं और उनके आसपास उनके जो लोग थे, लाइक दादा दादी काइंड ऑफ लोग, इन लोगों का दिमाग में कचरा ज्यादा है। तो ये जो पीढ़ी जिसमें आप और हम हैं, इसने बहुत हद तक कम कर दिया, अगली पीढ़ी और कम कर देगी। ठीक है, तो ये चीज है। डियर अंजू, हो जाएगा बच्चे, वो भी हो जाएगा। डियर बसंत जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक बात बताइए, पहले के जमाने में जो मंदिर हुआ करते थे, उस मंदिर में भी बकायदा वो व्यक्ति नहीं जा सकता था। जब उस व्यक्ति, अगर किसी वजह से वो मंदिर में घुस गया, तो उस मंदिर को गंगा के पानी से साफ करना पड़ता था। जब पूछा जाता था कि गंगा का पानी क्यों, तो वो कहते थे, जो मंदिर के जो पुजारी होते, जो ब्राह्मण होते थे, वो कहते थे वो इसलिए क्योंकि है ना, गंगा का पानी उसे शुद्ध करेगी, नदी इसको, मंदिर को, जिसकी वजह से अपवित्र हो गया है। अच्छा, अगर अपवित्र हो गया तुम्हारा मंदिर और गंगा के पानी डाल देने से वो पवित्र होगा, तो उसी गंगा के पानी में नहाने से वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाना चाहिए लॉजिकली, लेकिन नहीं, वो पवित्र नहीं होगा। मतलब कोई निर्जीव चीज, पत्थर, मूर्ति, वो तो पवित्र हो जाएगी, लेकिन कोई जो सजीव चीज है वो पवित्र नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वाहियात लॉजिक्स थे पहले के लोगों के। लॉजिक्स, जरूरी नहीं है कि हर चीज में लॉजिक्स लगाए जाए, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि लॉजिक्स ना लगाया जाए। खेल तो इस चीज का है। तो डियर बसंत एंड अशोक दीक्षित जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हमने अब कर दिया है अनटचेबल को बैन। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इन ऑल फॉर्म, बेटा कुछ भी नहीं बोलना है आपको, कुछ भी नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 18 जो कहता है कि सर हम लोग पदवियों की जो है वो समाप्ति कर देंगे। हमने पदवियां जो हैं वो खत्म कर दी, पदवियों का उन्मूलन कर दिया है हमने। उन्मूलन मतलब खात्मा। सर पदवियों का उन्मूलन क्यों करेंगे? अरे बेटा समझो, जब अंग्रेज थे इस जमाने में और जब राजा महाराजा थे इस जमाने में, तो वो क्या करते थे, मतलब जब पहले के जमाने हुआ करते थे, उसमें क्या होते थे कि जैसे कि मनसबदारी व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी होगी, इक्तादारी व्यवस्था पढ़ी होगी, तो सर ये जो मुगल के दौर थे, दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हुआ करती थी, जो ज्यादा ग्रेट हुआ करता था, इमिनेंट हुआ करता था, वीआईपी टाइप बंदा हुआ करता था, तो सर उनको टैग वगैरह मिलता था, तो वो टैग अपने साथ लेके हमेशा घूमता रहता, तो जिससे क्या होता है कि लोगों में वो थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता था। आज के टाइम पे कोई किसी को मानता है? मैं
आईएएस हूँ तो ठीक है, तो तेरे घर का है, हमारे घर का थोड़ी आईएएस। मैं डीसी हूँ तो तेरे घर का है, मेरे घर का थोड़ी है। मैं प्रधानमंत्री हूँ तो तेरे घर का है, मेरे घर का थोड़ी है। आप समझिए कि आज के टाइम पे धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि जितने भी सरकारी नौकर है वो नौकर हैं किसके, आपके और मेरे। सरकारी नौकरी जो कर रहा है वो नौकर है, लेकिन वो नौकर मालिक बन के बैठा है। दिक्कत यहाँ है, आप और मैं जब तक संविधान को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति हमें आंख दिखाएगा। हमें उसको आंख दिखाने से रोकना है। कैसे वो संविधान से रोकेंगे? अच्छा, तू मेरे को आंख दिखा रहा है, कोई टेंशन नहीं, ले भाई तेरे खिलाफ मैंने एक्शन डाल दिया। डिपार्टमेंटल एक्शन इतना इनफ होता है कि सामने वाले की आंख बाहर आ जाती है। सरकारी नौकरी करना आसान नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जितने भी यहाँ वो बैठे हैं वो सारे के सारे सोचते हैं कि सर आज मिले, कल मिले सो आज मिले, आज मिले सो अब। जीवन में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। उल्टा नहीं चलना भाई, जो आज हो जाए सर वही आ जाए। तो आप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत आसान है, सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी में कोई किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो आप घबराए घबराए घूमोगे, और शिकायत होगी ही होगी। क्योंकि आज के टाइम पे भैया रोहन सर की क्लास में बैठ करके लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, दूसरा लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, तीसरा कुछ ना बोलेंगे कोई नहीं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे। समझ पा रहे हो ना? कोई ना कोई कंसर्न अथॉरिटी होगी, वो वीडियो देख लेगी, सामने वाले को बुला लेगी, कहानी खत्म, पैसा हजम। आजकल तो ये हो रहा है सर। रही सही कसर इस गवर्नमेंट ने पूरी कर दी, डिजिटाइजेशन ले आए। जहां जहां लीकिंग हो रही थी पैसों की उसको कम करने की कोशिश हो रही है, जहां हो रही है उसको भी समय के साथ भर देंगे। पूरी तरह से तो करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सरकारी नौकरी कम कर दोगे तो करप्शन वैसे ही कम हो जाएगा। सरकारी नौकरी जितनी बढ़ाओगे उतनी तो करप्शन बढ़ेगी। सरकारी नौकरी वैसे गवर्नमेंट कम कर रही है तो करप्शन वैसे ही कम हो जाएगा। करप्शन दूसरे किस्म के होंगे, लेकिन जो भारी भरकम करप्शन है वो तो होंगे ही होंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। हल्के फुल्के करप्शन जो एक जिससे एक आम आदमी मारा जाता है शायद वो बच जाए। खैर, करप्शन करने वाले भी आप और मैं ही है भाई, इसलिए गवर्नमेंट को हर चीज में ब्लेम देना ठीक नहीं है। जैसे कि कल को आप सरकारी नौकरी लोगोगे और लगेगा कि मौका है आज पैसे पे हाथ मार लो, तो तुम मार लोगे, तुम रुकोगे थोड़ी। अभी वो आया ना सीजन, एक वेब सीरीज आई है फर्जी। उस फर्जी में जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा है ना विजय सेतुपति, वो बड़ा एक अच्छा डायलॉग मारता है। बोला कि सबके सब साले चोर हैं, बस अपने चांस का वेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? अच्छा, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब श्रीलंका में वहां के प्रेसिडेंट हाउस में जनता घुस गई, तो जनता घुस करके ये नहीं देख रही कि प्रेसिडेंट कहाँ है। जनता ने देखा प्रेसिडेंट कहाँ है, उसको तो गोली मारो। प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए, तो इसलिए प्रेसिडेंट जहां नहाता है वो वहां जाकर के नहाए। प्रेसिडेंट जहां बैठ के खाना खाता था उन्होंने वहां बैठ के खाना खाया। उसके किचन में जो मिला वो खाया। जहां प्रेसिडेंट सोता था उस बिस्तर पे जाके सोए। तो यानी लोगों को जब मौका मिलेगा ना वो भी वही करेंगे जो उनका हेड करता है। तो सब अपने अपने चांस का वेट करते हैं, आप भी अपने अपने चांस का वेट कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो सर जो आपने ना बताए ना, ये जो एथिक्स और ये जो नैतिक नियम बताए हैं, जो बता रहे हैं आप, सर वो सुनेंगे हम। अच्छा तो लग रहा है, सुनेंगे। जैसे क्लास खत्म कर देंगे वैसे ही भूल जाएंगे। और कल को जब करप्शन में फंस गए इस तरीके से, और फिर मैं चलता फिरता अगर मतलब वहां से जाऊंगा और मैं देखूंगा यार तू तो मेरा स्टूडेंट है, तू क्या कर रहा है, बोला सर वो तो करप्शन में फंस गया, तो आप देख करके मेरे को ये नहीं कहना उप्स। ठीक है, चलो ये मेरे कहने से तो थोड़ी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन हाँ जितना कम करोगे उतना ही ठीक है। खैर, बढ़ो आगे। तो सर हम पदवियों की समाप्ति की बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे और ये राजा महाराजाओं के टाइम पे सर ये बहुत होती थी, इसलिए पदवियों की समाप्ति कर दो ताकि समानता है। तो हमने सिर्फ दो तरह की पदवियों को रखने की बात कही। एक वो जो पढ़ाई लिखाई के साथ आपके साथ आएगी, यानी जो अकादमिक पदवी होगी, जो पढ़ लिख करके आप लेके आओगे। जैसे कि भाई आपका नाम जैसे सुषमा है, आपने पीएचडी कर ली तो आप बेटा डॉक्टर सुषमा हो गए। आपने एमबीबीएस कर ली तब भी आप डॉक्टर सुषमा हो गए। आपने कुछ भी नहीं किया, आप एमएससी पीजीडी सीएस बीएड है बेटा, आप तब भी अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। आप एडवोकेट बने तो एडवोकेट सुषमा हो जाएंगे, आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर सुषमा हो जाएंगे, आप आर्किटेक्ट बनोगे तो आप आर्किटेक्ट सुषमा हो जाओगे। कहने का मतलब जो पढ़ाई लिखाई से सर जो आपको रैंक मिलता है वो आप रख सकते हो, उसको समाप्ति नहीं है। और जो इज्जत, जैसे कहते हैं ना गैलेंट्री, वीरता, मिलिट्री प्राइज,
जो सर सेना आपको प्राइज देगी वो भी अपने साथ रख सकते हो। जैसे परमवीर चक्र अगर मिल गया तो कैरी करो, जब तक मरोगे नहीं तब तक। वो कहते ना कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मर भी गए तब भी आपके नाम के साथ वो रैंक जुड़ा होगा। जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा की डेथ होगी 1999 में, उस पर फिल्म भी बन गई है, देखा भी होगा आप लोगों ने। और आज हम जब विक्रम बत्रा बोलते हैं ना तो हम कहते हैं परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा। समझ में आ रहा है, रैंक जुड़ता है। तो ये उपाधियां आपके साथ रहेंगी, इसके अलावा कोई भी उपाधि जो है वो आपके साथ नहीं रहेगी। तो सर अगर किसी को भारत रत्न मिल गया तो हाँ तो ठीक है, तो वो सिर्फ इज्जत मिली है बेटा, अपने नाम के साथ इसका इस्तेमाल मत करना आधिकारिक रूप से। ऐसा नहीं कि चलते फिरते रोडवेज की बस में लिख दो कि भारत रत्न XYZ यहाँ पर बैठा हुआ था, केस हो जाएगा। ऐसा मत लिख देना। ऐसा मत कहना कि भारत रत्न मिलते हैं आपके घर के बाहर जो है एक बड़ी सी मूर्ति लगाओगे अपनी और उसके नीचे लिख दोगे भारत रत्न, ये भी मत करना। ये ऑफिशियल पर्पज के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये घर में सिर्फ सजाने के लिए है। सरकार ने बस आपको इज्जत दी है, इतना ध्यान रख लो। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो भारत भूषण, ना पद्म विभूषण, ना पद्म श्री, ना भारत रत्न। और कोई रैंक जो विदेशी देश आपको दे रहा है वो भी नहीं लेंगे आप। और अगर लेने की अगर बात आ रही है तो आप भारत के राष्ट्रपति को बताएंगे कि फलाना ढिन का मेरे को जो है ऐसा रैंक देना चाहता है, मैं लूं या ना लूं। भारत का राष्ट्रपति जब आपको बोलेगा कि लो या ना लो तो आपको वो रैंक मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता अगर कोई विदेशी देश आपको दे रहा हो तो। कहानी समझ में आ गई? तो ये आर्टिकल 18। अब सर 14 से लेकर के 18 तक जब हम आए तो हर आर्टिकल में एक ही बात बोली गई है कि हम किस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, हम सर समानता को मेंटेन कर रहे हैं। यस और नो? हाँ सर। चलो बढ़ो आगे। यहां तक बच्चे सब कुछ क्लियर? किसी को दिक्कत है, दुख, समस्या तो बताइएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम बढ़ेंगे अब स्वतंत्रता के अधिकार पे। अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, वहां पे चलेंगे। सर इसमें अनुच्छेद 19 पे हम जब जब चलते हैं तो अनुच्छेद 19 के सब पार्ट्स बनाए गए। जैसे अनुच्छेद 19 एक का ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और ये समझना होगा कि जब संविधान बना था तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 में दिया गया है उसमें 7 तरह के मेरे पास अधिकार थे सर। और उस 7 अधिकार में से जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो मैंने खत्म कर दिया था। याद कीजिए 44th अमेंडमेंट 1978, तो उसके तहत मैंने प्रॉपर्टी खत्म कर दी थी। तो इसलिए जो अनुच्छेद 19 एक का एफ पार्ट है वो ओमिटेड है, रिपील्ड है, वो खत्म है। इसलिए ई के बाद जी पढ़ना है आपको, एफ नहीं पढ़ना है। ई के बाद सीधे जी पढ़ना है क्योंकि एफ प्रॉपर्टी थी। और जब कोई संविधान से हटाई चीज जाती है ना तो हटाने का मतलब उसे रबड़ से खत्म नहीं कर देते, वो वहीं रहता है, बस उसके बाहर लिख दिया जाता है कि ये खत्म हो गया, रहेगा वहीं, बस खत्म कर दिया गया है। ओके बढ़ो आगे। सर अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा गया है कि भैया बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी। तो एक बात बताओ, हम देखते हैं टीवी पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, बोलो हाँ या ना? तो क्या गवर्नमेंट उनको गोली मार रही है क्या? क्या गवर्नमेंट ने उनको बोलने से रोक दिया है क्या? क्या गवर्नमेंट ये कह रही है क्या कि आप हमारे खिलाफ मत छापो? हालांकि इनडायरेक्टली आजकल बोल ही रही है, हालांकि इनडायरेक्टली आजकल बोल ही रही है। तो सर इससे कैसे रुका जाए, कैसे बचा जाए? नहीं बच सकते भाई। बचना होता तो फिर आजकल इतने तमाशे थोड़ी होते। खैर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत इसमें रोल प्ले कर सकता, करता भी है।
तो सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो उसकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है, हालांकि वो फैक्ट्स जो तथ्य है वो बकायदा झूठे नहीं होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट की कोई भी बात जो मार्केट में नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप उसको भी लीक कर दो, वो नहीं करोगे, फिर तो बेटा ऐसे तैसे हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा आप भारत की किसी भी नीति के खिलाफ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो सच हो। प्रिजम्पशंस पे या कल्पनाओं पे मत लिख देना, फिर तो आप कैसे तोते उड़ाएंगे ये कि समझ में नहीं आएगा। सर जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से किसी के बात से वाकिफ होते हैं, उसकी बात को आप रैशनल या तार्किक तरीके से लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। इसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जो सूचना का अधिकार है वो इसी के तहत आता है। अगर मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई मुझे सूचना लेनी है तो ये सूचना का अधिकार जो होगा वो इस अनुच्छेद 19A के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही आएगा। मैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। इवन आप अपने गांव में जो सरपंच है, जो वो उसको पैसे मिलते हैं और उसने पैसे कितने लिए, कहाँ लगाए, ये सारा उसके पास ब्यौरा होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगता सरपंच से कि तेरे को कितने पैसे मिले इस एक साल में और तूने कहाँ लगाए वो पैसे, ब्यौरा दे, तो सरपंच को ब्यौरा देना पड़ेगा और देता है। कई बार तो सरपंच के बेचारे के पास ब्यौरा नहीं होता तो घबराया घबराया घूमता है कि यार मैं तो फंस गया, केस लग सकता है। तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हालांकि जो एक्ट है उतने ही कंट्रोवर्शियल भी है। कई लोग इस चक्कर में मारे भी गए, जिनको लगा कि भाई मैं फंस जाऊंगा, उन्होंने सामने वाले को मरवा दिया है। गौरी लंकेश एक पत्रकार थी, उनकी हत्या ऐसे ही हुई है ना। तो ये हमें समझना होगा कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 19(1)(a) का हिस्सा, ये बड़ा खतरनाक है। आप किसी को लेके किसी के खिलाफ अगर इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, एक तो सामने वाले को इंफॉर्मेशन देना है, नहीं दोगे तो उसके जो नहीं देगा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर जुर्माने भी ठोके जाते हैं आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो कठोर बनाया गया। आगे जाकर के सर इसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ही जोड़ा गया है कि जो वोटर होते हैं, इस वोटर का राइट टू नो, जानने का अधिकार भी इस अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही आता है। जानने का अधिकार, हाँ, आप और मैं क्या है, वोटर, क्या करेंगे, वोट डालेंगे, तो मुझे क्या चाहिए, जानकारी। किसकी, जो वोट में खड़ा है, मतलब जो चुनाव में खड़ा है। मैं तो उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं कैसे समझूंगा कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है, कितना पढ़ा हुआ है, इस पे कैसे 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 इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग होंगे, जो भी चुनाव में लड़ेगा, उसे अपनी संपत्ति को घोषित करना पड़ेगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, किसके नाम है, आपके, आपकी पत्नी के, बच्चों के, चल अचल सारी संपत्ति आपको बतानी है। आपके ऊपर कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ वो बताना, केस हुआ है तो कैसा केस है, उसके लिए आपको कोई सजा मिली कि नहीं मिली है, पिछले 6 महीने में आप कोई जेल जूल में गए हैं कि नहीं गए, वगैरह वगैरह। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली हो। तो ऐसी चीजें आपको लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि इससे जो है वोटर है उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं जिसको लिए वोट डालने जा रहा हूँ दरअसल वो तो निकम्मा निकला। भाई आगे तो वो मुझे बड़ा पाक साफ दिखता है, लेकिन पीठ पीछे तो वो निकम्मा है। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा, राज्य, अगर वो चुनाव है राज्य सूचना आयोग के अंडर में, तो उसकी वेबसाइट पे आपको उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर चुनाव करवा रहा है इलेक्शन कमीशन भारत का, तो उसके वेबसाइट पे सर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आएगी नहीं आई कहानी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड बंदे के डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि उसने अपनी जो एफिडेविट दिया है उसमें कौन कौन से ब्यौरे दिए हैं, उसकी पहले संपत्ति कितनी थी। मान के चलो कि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए सांसद रह गया, पिछली बार आपने और मैंने उसे सांसद बनाया था, उसकी संपत्ति उस समय सिर्फ 5 करोड़ थी। 5 साल वो सांसद रह गया और 5 साल में उसकी संपत्ति 25 करोड़ होगी। भाई सांसद की तो सैलरी सारी 1 लाख होती है, महीने के हिसाब से 1 लाख, साल के हिसाब से 12 लाख, अदर भत्ते बुत्ते जोड़ दो तो 20 लाख, 5 साल के हिसाब से 1 करोड़। तो लॉजिकली तो 1 करोड़ ही उसकी संपत्ति में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 5 करोड़ की जगह 25 करोड़ कैसे हो गया, है ना। तो प्रभु कोई दाल में काला नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, पूरी दाल ही काली दिख रही है। तो मुझे वोट देना चाहिए इसको, लॉजिकली नहीं देना चाहिए मुझे इसको, है कि नहीं।
तो भैया ध्यान रखना है ये आपको और मेरे को, और ये अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़िए सर, अनुच्छेद 19 बी में 1 के बी में क्या बोला गया है? भाई तेरे को सभा करने का अधिकार है, और सभा होनी चाहिए शांतिपूर्वक। क्या अभी आप और मैं इस रूम में बैठ करके सभा कर रहे हैं क्या? सर रूम में कैसे सभा कर रहे हैं? आप तो स्क्रीन के उस साइड है, स्क्रीन के इस साइड हम है। हाँ तो बेटा ये भी सभा ही है, ये भी पीसफुल है, लेकिन ये सभा वर्चुअली है। क्या ये वर्चुअली सभा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। आप और मैं ना शांतिपूर्वक पढ़ ही तो रहे हैं। मैंने आपको AK-47 को खोलने और बंद करने का तरीका थोड़ी बताया, मैंने आपको बम बनाने का तरीका थोड़ी बताया। पाकिस्तान में जाकर के न्यूक्लियर जो मिसाइल वगैरह है उसको खोलने का और उसको नेस्तनाबूद करने का तरीका थोड़ी बताया। समझ पा रहे हो ना आप इसको? तो इनके तरीके मैंने थोड़ी बताया आपको, या मैं बता ही नहीं रहा। तो मैं कोई ऐसी चीज जो इलीगल है वो मैं नहीं बता रहा, हर वो चीज जो लीगल है वही बात तो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये असेंबली है अपनी और बहुत पीसफुल है, नहीं रोक सकते हमें कोई। लेकिन सर आगे जब बढ़ेंगे तो सी में बोला गया है कि संगठन बनाने का अधिकार है। कई बार हम देखते हैं ना कि किसी एक ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया तो पूरा ऑटो का चक्का जाम हो जाता है। ऑटो चालक जो होते हैं वो संगठन में होते हैं, और पता चला गया कि ऑटो वालों के साथ बुरा हो रहा है, तो ऑटो का पूरा क्या हो जाता है? हड़ताल हो जाता है कि नहीं? तो कैसे हड़ताल हुआ बेटा? सर ये हड़ताल हुआ संगठन बना करके। संगठन में रहोगे तो ही तो काम चलेगा। एक से एक मिलकर के 11 होते हैं, 1+1 मिलकर के 2 नहीं होते। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये बचपन में बताया जाता था। तो बेटा उस यूनियन और स्ट्रेंथ में तो एसोसिएशन बनाओ, तभी तो यूनियन स्ट्रेंथ बोलोगे। हाँ सर बात तो लॉजिकल है। तो बेटा हम लॉजिकली बात कर रहे हैं कि यूनियन स्ट्रेंथ मतलब हम लॉजिकल बात करेंगे। जी सर। तो सर एक बात बताओ, ये जो हरियाणा रोडवेज के कई बार है ना सिपाही होते हैं ना, कंडक्टर ड्राइवर, कई बार ये ना रोडवेज पे हड़ताल लगा देते हैं। बोला हम तो आज गाड़ी नहीं चलाएंगे। बोला क्यों? बोला ऐसे, हम तो कौन चला हमारा भाई। समझ रहे हो ना? कई बार सर क्यों करते हैं? सर ऐसा इसलिए होता है कि कई बार राज्य जो सरकार होती है कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जो इन हरियाणा रोडवेज वालों को लगता है कि गलत है, उनके खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में वो कई बार हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल क्यों हुआ? क्योंकि उनका एसोसिएशन है रोडवेज वालों का। तो बेटा ये जो एसोसिएशन है क्या सरकार तोड़ नहीं सकती क्या? अरे सर यही तो सारा मुद्दा है। अनुच्छेद 19(1)(c) में ये पावर दे दो दी, संगठन बना सकता है तू, ताकि तेरी एक्सप्लोटेशन ना हो सके। इसका उल्टा लेके चल, मान के चलो कोई कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी लेके चलो, एक प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी के अंदर है ना सारे वर्कर जो अलग अलग है, किसी एक वर्ग के करके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो दूसरे बोल ही नहीं पा रहे, उसको जॉब से भी निकाल दिया, मारा भी पीटा गया। तो सर एसोसिएशन नहीं बनेगी तो एक्सप्लोटेशन होगा, शोषण होगा, लेकिन एसोसिएशन बन गया तो एक्सप्लोटेशन होने से मालिक 10 बार सोचेगा। लाडला फिल्म थी एक, उस लाडला मूवी के अंदर जो अनिल कपूर है एसोसिएशन का हेड होता है, पहले तो नहीं होता, फिर उसे एसोसिएशन का हेड बना दिया जाता है। और देखो एक बंदे का हाथ जो है वो मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ हूथ में कुछ चोट लग जाती है, वो भाई साहब मालकिन की गाड़ी लेकर के हॉस्पिटल जाता है और उस बंदे को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और आता है। लेकिन जब मालकिन गाड़ी देखती है उसमें तो खून लगा हुआ है। मालकिन कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत, ये वो फलाना ढिंका। तो देखिए वहां जितने भी एसोसिएशन के लोग थे सारे आ जाते हैं और कहते हैं मैडम एक बात बता, तेरे लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तूने हमको गुलाम बना रखा है। और अगर वो बंदा ना 5 मिनट भी लेट हो जाता ना हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो बंदा मर जाता, इतना खून निकल गया था। और तेरे को तेरे कार की पड़ी है अपने। बोला तो क्यों होया? मैं पीछे दे देती। बोला कितने दिन पीछे दे देती तय? बाढ़ के ना थोड़ी। कितने कितने बच्चे कितने दिन के लिए आपके पैसे बरत लेते भाई? ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते 1 साल में सैलरी पैसे खत्म हो जाते, कितने पैसे देते? आदमी की जरूरत को पैसा थोड़ी पूरा कर सकता है। तो श्रीदेवी को गुस्सा था, बोला अच्छा अच्छा तामनन्नू लाग गए है। अब देखो यूनियन की वजह से वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। अच्छा तामनन्नू लाग गए कि मेरे लिए ताम बड़े को नहीं, मेरे लिए गाड़ी बड़ी, देखो मैं क्या कर सकूं। वो लाती है पेट्रोल गाड़ी पे छिड़क के आग लगा देती। वो कहती देखो मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी में आग लगा दी। अब तो जा लेने दे। वो यूनियन बना था जिसकी वजह से तू है ना सॉफ्ट हो गई। यूनियन ना होता तो अभी तक है ना अनिल कपूर का कच्चुम्बर निकाल चुकी होती तू।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसोसिएशन होगा, यूनियन होगा, तभी तो एक्सप्लॉयटेशन से बचोगे। लेकिन वो यूनियन एसोसिएशन इनलीगल तरीके से कोई काम नहीं कर सकती, ये भी थोड़ा सा सोचना होगा। बिल्कुल, अरे हीरो कंपनी छोड़, पूरे भारत में यूनियन है, सरकारी डिपार्टमेंट में भी यूनियन है, एसोसिएशन बने हुए हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी यूनियन और एसोसिएशन बने हुए हैं, और बन सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(c) में आपको अधिकार है मौलिक। आगे बढ़ो। सर इस देश में कहीं पे भी आपको घूमना है, घूमिए, मूवमेंट, घूमने का स्वतंत्रता है आपको। बैकपैक कीजिए, हिमाचल में जाइए, ऋषिकेश में डुबकी लगाइए, मणिकर्ण में जाइए, जो गीजर होते हैं, गर्म पानी के चश्मे होते हैं, उनको एंजॉय कीजिए। केरल में जाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, अंडमान निकोबार में जाइए, स्कूबा डाइविंग करके आइए, मैसूर में जाइए, स्काई डाइविंग कीजिए। अब आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपके साथ भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) चल रहा है, जो आपको भारत में कहीं पे भी निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन सर अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में जाते हैं तो आपको इन राज्यों में घुसने के लिए एक परमिट की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट। इन शॉर्ट में कहते हैं इसे ILP। सर इन राज्यों में क्यों? क्योंकि बेटा इन राज्यों में रहते हैं आदिवासी लोग, और आदिवासी लोगों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए ही हमने ये परमिट तैयार किया। तो इसका मतलब मुंह उठा करके कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुंह उठा करके इन राज्यों में मत चले जाना। जाओगे तो बकायदा आपको परमिट लेके जाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर सर एक द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। इस सेंटिनल द्वीप पे भी आदिवासी रहते हैं, और वो जो आदिवासी हैं वो है जारवा नाम के आदिवासी। और सर ये जो जारवा आदिवासी है ना, ये लोग बहुत कम है जनसंख्या में, 100-150 के आसपास ही है, और ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूते हैं। इसका मतलब इनको नहीं पता कि टीवी क्या होता है, इनको नहीं पता फेसबुक क्या होता है, इनको नहीं पता लीसो ऐप क्या होता है, इनको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या होता है, इनको नहीं पता उस पर फोटो निकाल करके, चोच बना करके, फोटो खींच करके डाल करके लाइक लेना होता है। इनको नहीं पता होता है कि वीडियो एडिटिंग करके पीछे गाना लगा करके ना 2-4 ठुमके लगा करके लाइक लिए जाते हैं। इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ इतना पता है कि एक आइलैंड है, आइलैंड पे रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो नारियल है, तीर मारो, नारियल गिरेगा, पानी पियो, इंजॉय, मत जाने लाइफ। इनको बस इतना ही पता है, इनको कुछ नहीं पता बाहरी दुनिया का। इनको नहीं पता कि 14 फरवरी को क्या आता है, इनको नहीं पता कि भैया 1 मार्च को क्या आता है, इनको नहीं पता 1 अप्रैल को क्या आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी के देश के लिए क्या मायने, इनको घंटा नहीं पता। लेकिन अगर तुम चले जाओगे मुंह उठा करके कि मैं तो जाऊं देखूं ये किसे हो, यहाँ करे मरे बटे आदिवासी लोग, ये तुमको तीर मार देंगे, तुम्हारी बॉडी के टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े करके उसी आइलैंड पे तुम्हें गाड़ देंगे। और फिर मेरे जैसा बंदा कहेगा और डोस से लेने गया था तय। समझ में आया? और कोर्ट ये नहीं कहेगी कि उन लोगों को पकड़ के लेके आओ जिन्होंने उस बंदे को मारा, कोर्ट ये कहे कि इसी तीसी कराने गया था वोड़ा है। समझ में आई कहानी कि नहीं आई? जो अनटच्ड हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको अनटच्ड रहने दो, छोड़ दो, उनके उनके हाल पे छोड़ दो। जाओगे उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी कर दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाएगी। समझ में आई कहानी? जी सर। ओके, एक मैं एक बड़ी अच्छी चीज बनाता हूं, शायद ये कंसेप्ट आपको नहीं पता हो, वैसे तो पता तुम्हें घंटा नहीं है ज्यादातर, है ना? कोई नहीं, समझो। सर ये एक रास्ता है, सामने टोल है, मेरी गाड़ी जहां के रुक जाती है, और टोल पे टोल वाले भैया जो कहते हैं कि भैया जी ऐसा है, पैसा दीजिए। आप कहते किसा पीछा यो रहा मन उड़ जाना, ए तो चलिया हूं, बी तक जाना है, बीच में तय आ गया। बोले हाँ मैं आ गया, पीछे दे। बोले पीछे तक हो ना भाई, जाऊंगा। और तक क्यों? क्योंकि भारत का संविधान मेरे को घूमने की आजादी दे रहा है, और तू मेरे घूमने की आजादी रोक रहा है। तो सर केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बुला दिया राज्य को कि हाँ उड़ा रही, टोल तो तेरा है ना? बोला हाँ जी मेरा है, तो उड़ा। इस बंदे को रोका जा रहा है तुम्हारे टोल के द्वारा। बोल क्या कहना चाहेगा? उसने कहा कि सर जी एक बात बताओ। कौन? स्टेट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, सर जी एक बात बताओ, मारी तो कोई सैलरी होती कोनी,
मारा तो खेल सारा टैक्स पर चल्या करे। टैक्स मिले को नहीं, सड़क बना कौन पावा, सड़क बने को नहीं, डेवलपमेंट देश का होवे को नहीं, डेवलपमेंट होवे को नहीं। तो सर रोटी कपड़ा मकान के ऊपर जो फोन लिया करा, नए नए जो फोन मार्केट में आया करे, फिर वो को कर लेवांगे। तो गुरुजी टैक्स तो लेना पड़ेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेक्ट, टैक्स ले बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई सुन, तेरी तो टैक्स की बात की बात, लेकिन फिलहाल तो इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को रोका जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार रुको, मैं काम करता हूं। डियर गवर्नमेंट, अगर रास्ता यहां एक ही है, ए से लेकर के बी तक जाने का सिर्फ रास्ता यही है, तो टोल को कर दो फ्री। तो फिर मूवमेंट चलनी चाहिए भाई। फिर तो भैया आप ऐसे तैसे कराओ, टैक्स टुक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बंदे का फंडामेंटल राइट्स नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अगर ए से लेकर के बी तक जाने के लिए एक दूसरा रास्ता है यहां से, तो फिर टोल पे टैक्स लगा दो। तो समझ जाइए कि जिस टोल पे आप पहुंचे हैं, अगर वहां टैक्स लग रहा है, तो उसका मतलब साफ है कि इसके आसपास कोई दूसरा रास्ता है ए से बी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप सीधे निकल रहे हो और रास्ते में कोई टोल आया ही नहीं है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ को टोल नहीं लग रहा। समझ में आई कि नहीं आई कहानी? यहां तक बच्चों किसी तरह की दिक्कत, कुछ समस्या? गर्मियों के साथ यही दिक्कत है, पढ़ाते पढ़ाते आप थक जाएंगे, थक जाएंगे तो कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर आपको नींद आएगी, नींद आएगी तो सोने की कोशिश करेंगे, फिर आप जागेंगे और आप देखेंगे अभी तो 4 ही बजे हैं और अभी तो एक बैच इसके बाद और है, अभी तो हमारी और ऐसी तैसी होनी बाकी है। चलो कोई नहीं, यही जीवन का सार है, गीता में यही लिखा है, कर्म करो बेटा। चलो क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे पे आओ। अनुच्छेद 19(1)(e) देखो, ये कहता है रेजिडेंस, निवास स्थान। एक बात बताओ बेटा, अगर आज आप मुंह उठा करके, मुंह उठा के तो क्या ही कहूंगा कि चलो तुम्हें सरकारी नौकरी लगा देता हूँ और तुम केरल चले जाओ। केरल गए, तुम्हें अच्छा लगा यार, केरल तो बड़ा मस्त है यार, माने तो सुना था कि केरल इज द लैंड ऑफ गॉड। और आके तो माना सच में मेरा पता है कि केरल इज रियलिटी लैंड ऑफ गॉड, यानी ये तो सर सच में मतलब भगवान का घर है। तो सर ऐसा है, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाएगा, अपन तो यहीं पे बसेगा, अपन लेगा मकान प्लॉट और इधर ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा, यहीं मरूंगा। ऐसा हो सकता है? हाँ सर, अनुच्छेद 19(1)(e) में बोला गया है कि बेटा तेरे को जहां तेरा निवास स्थान बनाना बना, लेकिन देखना ये जो कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे नहीं, बाकी तू कहीं पे भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, रेजिडेंस बनाओ, दैट्स नॉट अ बिग डील। एफ खत्म कर दिया था, अब आ जाओ प्रोफेशन पे, व्यवसाय पे। बेटा एक बात बताओ, क्या आप कोई भी व्यवसाय चूज कर सकते हैं? हाँ सर, मैं ना कोई भी व्यवसाय चूज कर सकता हूँ, मैं ना बकायदा ड्रग्स बेच सकता हूँ। अबे ओ गधो, ड्रग्स नहीं बेचना है, वो इलीगल है। हर वो प्रोफेशन जो लीगल है आप वो कर सकते हो, इलीगल प्रोफेशन नहीं करना है। अभी हरियाणा में मैंने सुना था कोई केस कि भाई साहब ने सरसों के खेत के भी, मतलब सरसों की खेती जो कर रहा था वो, तो सरसों के मतलब पौधों के बीच में भाई साहब अफीम उगा के बैठे हुए थे। ऐसा केस हो सकता, तुमने भी पढ़ा हो, हरियाणा का ही केस है, अफीम उगा रहा था बैरी। यो हरियाणा है प्रधान, सीरियस लेगा इस बात को, है क्या? ठा गया तो गया जेल में। तो देखिए वो ये नहीं कह सकता ना जी मैं तो खेती करूँ था, खेती तो मेरा प्रोफेशन है। अरे डाके खेती कर, ड्रग्स क्यों उगान लग रहा है? दिस इज नॉट ए आर्टिकल 19(1)(g)। प्रोफेशन मतलब लीगल। अब कल को कहेगा कि सर मैंने तो एक प्रोफेशन खोला, बोला कौन सा? बोला कि भैया ना एकदम जो है ना किसी की बात नहीं मानेगा, 1000 रुपये 10,000 रुपये दो, हाथ पैर तुड़वाओ, ये मेरा प्रोफेशन है। अबे गधों, प्रोफेशन ये लीगल है, लीगल प्रोफेशन की बात हो रही है। अच्छा, अच्छा सर मैं कसाई बन सकता हूँ क्या?
उसकी खाल को निकालूंगा सर, मार्केट में बेचूंगा। मैं गाय है ना, गाय सर, गाय की खाल निकालूंगा और मार्केट में बेचूंगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया गाय हमारी माता है, इसके आगे आजकल हमें कुछ नहीं आता है। पहले तो कुछ आता होगा बट आजकल कुछ नहीं आता है। तो ऐसे में केस गया था, जब है ना यूपी गवर्नमेंट ने कसाई खाने और बूचड़ खाने बंद कर दिए, तो केस यही आया था कि भाई यूपी गवर्नमेंट राइट टू प्रोफेशन को वो कर रही है, छीन रही है। तो फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओ बैरियो के कण लग रहे हो, तुम राइट टू प्रोफेशन को कैसे वो कैसे कर सकते हो, तुम छू सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो फिर उस गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी बात तो आपकी सही है, तो हमें ना उस प्रोफेशन को छीन रहे हैं जिसमें कोई गाय काटी जा रही है, वो गाय जो दुधारू है। तो देखिएगा समझिएगा, दुधारू गाय नहीं कटेगी, वो गाय जो दुधारू नहीं है, हाँ वो कसाई खाने में जा सकती है। तो इससे क्या हुआ कि बूचड़ खाना भी बना रहा, प्रोफेशन भी बना रहा, और राज्य ने किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाए। तो ये है डियर जी अनुच्छेद 19, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहले 7 दिए गए थे, आज 6 है। यहां तक बच्चे किसी तरह की समस्या है तो बताइए। यहां तक कोई समस्या भाई? चलिए, कोई समस्या नहीं है सर। नेक्स्ट आर्टिकल पे आएंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है 20, और अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण संबंधी जो हैं अधिकार होंगे। अपराधों के दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण के अधिकार जो होंगे अनुच्छेद 20 होंगे। समझ में आया? नहीं सर, समझाते हैं यार। जोगिंदर तारा जिंदा है बे। चलो, अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज ए वो क्या कहता है कि देख भाई, जब कोई अपराध होता है, उस अपराध के लिए कानून में क्या सजा का प्रावधान है। वो अपराध अगर आज हो गया और अगर आज कानून में प्रावधान है कि इसके लिए आपको 5 साल की सजा होगी, तो उसके लिए आपको 5 साल की ही सजा होगी। अपराध से बाहर जाकर के आपको सजा नहीं दी जा सकती, जो उसके लिए कंडीशंस सेट की गई है। कोई अपराध जिस समय हुआ है उसे उसी समय के कानून के तहत सजा होगी। तो थोड़ा सा ये फोकस करना कि जब मैं अपराध की बात कहता हूं तो बेटा अपराध दो हैं। एक अपराध होता है जिसे कहते हैं क्रिमिनल किस्म का अपराध, और एक अपराध है जिसे मैं कहता हूं सिविल किस्म का अपराध। एक होता है सामान्य और एक होता है दांडिक, क्रिमिनल दांडिक। तो सर अगर क्रिमिनल, यहां पर जब मैं अपराध की बात कह रहा हूं तो मैं अपराध सिविल की नहीं बात कह रहा, मैं क्रिमिनल अपराध की बात कह रहा हूं। क्रिमिनल अपराध जो हुआ है उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वही आपको सजा मिलेगी। आज अगर मर्डर के लिए सजा उम्र कैद है तो उम्र कैद ही मिलेगी। अगर मर्डर आपने किसी का किया है, जैसे आजकल मार्केट में हमें सुनने को आता है कि किसी ने उसके बॉडी के 32 टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगह फेंक दिया। सुनने में आया कि भाई साहब ने शादी कर ली और शादी करने के बाद है ना वो लड़की है ना कह रही थी कि भाई तू दूसरी शादी ना कर। वो नीच गलीच आदमी है ना, उसने दूसरी शादी भी की, उसकी बॉडी को उसको मारा, फ्रिज में रखा। तो ये आप देखिए मानवता पे सवाल उठा रहे हैं। असम से एक केस आया, एक महिला ने अपने सास को और अपने पति को ही मार करके टुकड़े टुकड़े करके ऐसे कर दिया। तो यार आप सोचिए, ये जो अपराध हैं क्रिमिनल किस्म के जो अपराध हो रहे हैं, ये मानवता पे सवाल उठा रहे हैं, इनको तो फांसी मिलनी चाहिए। तो सर जब मानवता पे सवाल उठ जाए और सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि ये रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट केस है, तो इस केस में उसको फांसी ही दी जाए, और फांसी ही दी जानी चाहिए। क्योंकि बेहतर समाज को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे क्रिमिनल किस्म के माइंड को एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है।
बेहतर समाज का निर्माण कैसे होगा? इन क्रिमिनल माइंड्स के लोगों को खत्म करना। कई बार हमारे लिए इतना जरूरी हो जाता है कि उनको खत्म करना, इसलिए सर फांसी दी जाती है। ठीक है, चलो बेहतर, चलो आगे बढ़ो। सर नेक्स्ट है, एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा होगी। और यहां पर समझ में आना है कि जब सजा की बात हो रही है तो सजा यहां पर कोर्ट की बात हो रही है। जब एक जुर्म के लिए सजा की बात हो रही है ना, कि एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा होगी, तो यानी कोर्ट के तहत जो सजा होगी वो एक बार होगी। एक फिल्म है, फिल्म का नाम है अंधा कानून। इस फिल्म में एक सीन आता है। सीन क्या है सर? सीन है कि गाना गाया जा रहा है, एक्टर अमिताभ बच्चन है, बेटी है उसकी, और गाना गाया जा रहा है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इतने में पुलिस आ जाती है, वो कहती चल भाई रोने का समय हो गया। काय को इसलिए क्योंकि जो ठाकुर है उसकी आज हमें बॉडी मिली है, और हमें ये सूचना मिली है कि 2 दिन पहले तेरी जंगल में लड़ाई हुई थी ठाकुर के साथ, और तूने ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी थी। और जंगल में जो लोग थे जिन्होंने ये देखा, उन्होंने ये टेस्टिमनी दी है। तो बॉस चलो, अरे बॉडी मिली है तो क्या चेहरा उसका नहीं देखा? मैंने थोड़ी मारा है। दिक्कत यह है कि उसके चेहरे को इस तरह से कुचल दिया है कि चेहरा समझ में नहीं आता। और अमरीश पुरी ने क्या किया हुआ है कि किसी व्यक्ति को अपने कपड़े पहना दिए, चेहरा कुचल दिया, और ये बता दिया कि अमरीश पुरी ही है, ताकि जितने भी केस अमरीश पुरी पे वो जीरो हो जाएं और उसका एलिगेशन लग जाए अमिताभ बच्चन पे। अमिताभ बच्चन को जेल हो जाती है 20 साल की, और इस बीच में पति पत्नी सुसाइड कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन 20 साल के बाद जेल से बाहर निकलता और गाना गाता, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, जाने किसको सजा दे दे, जाने किसको सजा दे दे। लेकिन सर जब वो जेल से बाहर निकलता है, निकलने के बाद जब अंधा कानून का गाना गाता है तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। आवाज की तरफ जब वो बढ़ता है तो यहाँ पर अमरीश पुरी जो है अपने चुनावी भाषणों को दे रहा होता है, बोल बच्चनगिरी कर रहा होता है। अमिताभ बच्चन जब उसे देखता है उसकी आंखों में सर खून खोल जाता है। अमरीश पुरी देखता अमिताभ बच्चन को, और अमरीश पुरी की आंखों में खून बैठ जाता है। अब अमरीश पुरी पेट दर्द का बहाना, सिर दर्द का बहाना, बीमार होने का बहाना बनाता है, मन से उतरता है, भागता है अमिताभ बच्चन पीछू पीछू, और रास्ते में एक हथियार भी उठा लेता है भागने के दौरान, ताकि अमरीश पुरी को मारा जा सके। इत्तेफाक देखिए कि अमरीश पुरी उसी जेल, उसी कोर्ट में पहुंचता है जिस कोर्ट के जज ने 20 साल पहले सजा दी थी अमिताभ बच्चन को। उस कोर्ट के अंदर ही अमिताभ बच्चन जो है हथियार से वार करके अमरीश पुरी को मार देता है। जज साहब के सामने ये हत्या होती है। जज साहब अमिताभ बच्चन को गिरफ्तारी करने के ऑर्डर देते हैं। जैसे ही आते हैं 2 बड़े बड़े पेट लेकर के पुलिस वाले, उसी समय अमिताभ बच्चन गुस्से में जज साहब को कहता है कि जज साहब याद कीजिए, आज से 20 साल पहले इसी को तो मारने के लिए ही आपने मेरे को सजा दी थी। और भारत के संविधान के अंदर कोर्ट के द्वारा किसी एक जुर्म के लिए जब एक बार सजा हो जाए तो दूसरी बार सजा हो नहीं सकती। तो जज ने कहा कि पहले तो मेरे को जांच कर लेने दे कि जो तू कह रहा है कि वो सही है। जांच सर सही मिलती है, वल्लाह हबीबी अमिताभ बच्चन बाहर, क्योंकि एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। इसके लिए आप सजा ऑलरेडी भुगत चुके हैं। यस सर नो? यह है सर अनुच्छेद 20(2). और अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने अपराधों के साक्षी के रूप में होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोर्ट में तुम ऐसा कुछ भी बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकते जिससे आप खुद फंस सके। जो गीता पे हाथ रख के बोलते हैं ना, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। भाई यार बहुत झूठ बोलते हो सालो, तुमने गीता कभी पढ़ी है? झूठ तो बोलते ही हो। चलो खैर, समझो इस बात को। तो अनुच्छेद 20(3) में कोई भी ऐसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके। अच्छा सर थोड़ा सा और समझाइएगा तो जरा। हमने कई फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि पुलिस वाले बहुत कूटते हैं भाई। बंदा ये कह देता कि हाँ ये अपराध मैंने किया था, और कोर्ट में आते पलट जाता है, बोला जी मैंने तो अपराध किया ही नहीं था, पुलिस वालों ने तो मेरे के एकदम जमा रुई सी भर दी सर। मेरे को तो मजबूरी में मानना पड़ा कि अपराध मैंने किया है। तो इसीलिए पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट आप देते हैं उसे
साबित उसे मतलब सच नहीं माना जाता। जो स्टेटमेंट आप जज के सामने देते हैं वही सही माना जाता है, जो स्टेटमेंट आप पुलिस के सामने देते हैं वो सही नहीं माना जाता। बकायदा तुमने वहां साइन ही क्यों ना कर रखा हो, जज के सामने आप पलट जाओ और कह लो कि ना ना जी अपन तो कि मैं करे को नहीं, अपन मेरे को तो मारा बहुत सर, ये देखो चोट के निशान, ये देखो जी पीठ में लील घनी पड़ रही है, इसलिए मेरे को साइन करने पड़े। समझ लो आप। तो जज के सामने जो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट सही है, पुलिस के सामने स्टेटमेंट, इसलिए कोई ऐसी चीज ना बोलो कोर्ट में। आपके पास ये पूरा अधिकार है कि कोर्ट में आप कुछ ऐसी चीज ना बोलो कि जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, आप मना कर सकते हो। तो ये अनुच्छेद 20(3) है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 खत्म होता है सर, और अनुच्छेद 21 पे बात करेंगे। और एक बात बताओ, अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई तू तेरे जीवन में जो करना चाहता है कर, कोई नहीं रोकेगा। तू तेरे जीवन में जो करना चाहता है कर, कोई नहीं रोकेगा। तेरे को ऑक्सीजन लेना ले, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना छोड़, जी भैया। तेरे को जिससे शादी करनी है कर, नहीं करनी है मत कर, जो खाना है खा। स्वच्छ पानी पीने का भी तेरे को अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? तो अनुच्छेद 21 जो है यार, ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। 21 खत्म कर दो तो समझ लो कि भारत का संविधान रखो चाहे ना रखो सर, बात बराबर ही है। अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का बेस है, आधार है। और जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, जीने का अधिकार का मतलब जीना सम्मान से। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 है, बड़ा सिंपल सा है। आपको और मेरे को ना तब तक सजा नहीं हो सकती जब तक कानून के तहत ऐसा ना प्रूव हो जाए कि मैंने कोई क्राइम ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरे प्राण छीनने की नौबत आ जाए। एक बात बताइए, जो फांसी दी जाती है वो फांसी किसके लिए दी जाती है? सर फांसी तो तब दी जाएगी ना जब आपने कोई अपराध ऐसा कर रखा हो जो काफी जघन्य हो, मानवता के ऊपर सवाल पैदा कर रखा हो, तभी तो आपकी ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन जाएगी। हाँ, तो अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, मानवता पे सवाल उठा रखे, तो फांसी दी जाएगी। अब फांसी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का जज देगा? उसने तो सिर्फ फैसला सुनाया। फांसी देगा आपको राज्य, फांसी देगी आपको गवर्नमेंट, फांसी वो देने वाले हैं आपको। होगा डियर जो होगा, अरेस्ट होगा, एविडेंस जो लेके आने पड़ेंगे वो पुलिस वाला लेकर के आता है। फिल्में देखा करो, जो टीवी पे जो शो जाते हैं ना, जो वकीलों से जुड़े होते हैं, जैसे कि एक क्रिमिनल जस्टिस करके एक शो आता है, शो मतलब वेब सीरीज बनी हुई है, आप वो देख लो बच्चे, वो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, क्रिमिनल जस्टिस। इससे पता चल जाएगा कि कैसे कौन फंसता है कैसे नहीं। 3 सीजन आई थिंक, तीनों सीजन देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं। कोर्ट ड्रामा है और मुझे कोर्ट ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है। तो समझ में आई कहानी अनुच्छेद 21 की, कि अगर कल को फांसी देना है तो फांसी तब दिया जाएगा जब ये देखा जाएगा कि इसने वो अपराध कर रखा है, ऐसा वो ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मुझे इसका मौलिक अधिकार छीनने की जरूरत पड़ी, तो तब छीनी जाएगी। और सर आगे जाकर के इसी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसी जीने के अधिकार के तहत ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है वो बोल दी गई, कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है इस एज ग्रुप में है तो उस एज ग्रुप के बच्चे को एजुकेशन उसके जीने के साथ जोड़ दिया गया, उसके जीने का अधिकार है। मतलब शिक्षा आपके जीने का अधिकार है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, शिक्षा आपके जीने का अधिकार है। मतलब अगर आप पैदा हुए हैं इंसानी रूप में, इस उम्र में आते हैं, माँ बाप गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो सिर्फ आप राज्य सरकार को इतना बता दो, सरकार को, कि मैं गरीब हूं और मेरे को एजुकेशन नहीं मिल रही, तो सरकार 14 साल तक जो भी एजुकेशन होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A बेटे यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगले 1 मिनट में आपका जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एनी डाउट डियर? तो पूछिए। कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन एंजॉय करो। अनुच्छेद 21 रिपीट करो। अनुच्छेद 21 का मतलब ये है कि जीने का अधिकार, आपको और मेरे को जीने का अधिकार है भाई, हम जिएंगे। ठीक है, अगर हमारे जीने का अधिकार छीना जाता है तो उसके पीछे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड स्टेट को बताने पड़ेंगे। न्यायपालिका को अगर वो ग्राउंड ठीक लगे तो ही हमें मारा जाएगा। मतलब निर्भया का केस हुआ था 2012 में, उस केस में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, उस केस में हमने क्या देखा कि 4 लोगों को 2020 19 में नहीं 20 में जनवरी फरवरी के आसपास फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि सर उन चारों लोगों ने कुछ ऐसा किया था जो मानवता के ऊपर सवाल आ गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को एलिमिनेट करना जरूरी था, इसलिए हमने 4 लोगों को मार दिया था। याद आ रहा है वो क्यों मारा? क्योंकि जीने लायक जो है कंडीशन उसने छोड़ी नहीं थी, इसलिए हमने उसको मारा था। तो इसलिए अगर किसी की प्राण वैधानिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी तो उसके पीछे का ग्राउंड होना चाहिए वो। यस सर, नो? यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चे, एंजॉय कीजिए।